मित्रों, शुभ अपराह्न। जैसा कि द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी गुरुजन महोदय के द्वारा सभी क्लासें दी जा रही हैं और अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग बेहतर इससे पढ़ रहे होंगे अपने घर पर रहकर। और जो क्लासें भी नहीं चल पा रही हैं, गुरुजन आ जाएंगे तो भी क्लासें दी जाएंगी, लेकिन जो क्लासें चल रही हैं उसे आप लोग बेहतर पढ़िए। तो आइए चलते हैं हम हिंदी की तरफ। हिंदी में हम आप पढ़ रहे थे छायावाद युग। छायावाद युग के सुमित्रानंदन पंत, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आइए, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आज उन्हीं रचनाओं का मैं विस्तार देख रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। इनकी रचनाओं को आपने 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में पहला भाग जो था उसमें ये लिखा था आपने छायावाद या छायावादी प्रमुख पंत की रचनाएं, अर्थात जो छायावादी या छायावाद से संबंधित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी संख्या हम आप देखे थे तो इनकी संख्या 5 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। तो आइए पहले 5 का नाम लिखते हैं, फिर एक एक का विस्तार करवा देते हैं। इनके पहली रचना का नाम था उच्छ्वास। यह इनका एक काव्य संग्रह है जिसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में किया था। और दूसरी जो रचना इनकी बनती है उसका नाम ग्रंथि है। इसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में किया था। और तीसरी रचना जो बनती है इसका नाम रहेगा वीणा। इसकी रचना इन्होंने 1927 ईस्वी में की थी। और चौथी रचना जो बनती है पल्लव है। क्या है? पल्लव। इसकी रचना हुई थी 1928 ईस्वी में। और अंतिम जो छायावादी रचना इनकी है उसका नाम गुंजन है। इसकी रचना इन्होंने 1932 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से छायावाद की प्रमुख रचनाओं में यह आप 5 रचनाओं को देख रहे हैं पंत के: उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। मैंने कहा था अब एक एक रचनाओं का मैं विस्तार करवा दे रहा हूँ। तो पहली रचना आपने इसमें लिखा है उच्छ्वास। क्या लिखा है? उच्छ्वास। 1920 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1920 ईस्वी में। तो 1920 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है उच्छ्वास। उच्छ्वास एक है क्या? उच्छ्वास एक काव्य संग्रह है। उच्छ्वास एक क्या है? काव्य संग्रह है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो ये है, यह पंत का प्रथम काव्य संग्रह है। पहली बात ये निकल के आ गई। दूसरे तथ्य में क्या इसमें वर्णित है? ध्यान दीजिएगा, इसमें गिरजे का घंटा नामक शीर्षक कविता संकलित है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। उच्छ्वास एक इनका प्रथम काव्य संकलन है और जो इनकी रचना गिरजे का घंटा है, यह एक कविता है। यह कविता पूछा जा सकता है, ये सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है। तो कविता जब पूछी जाए कि सुमित्रानंदन पंत के प्रथम कविता कौन है, तो गिरजे का घंटा। और जब पूछा जाए प्रथम काव्य संकलन कौन है या काव्य संग्रह कौन है, तो प्रथम काव्य संग्रह इनका क्या है? उच्छ्वास है। ये 2 पॉइंट मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर पूछा जाए सुमित्रानंदन पंत
कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन था, तो क्या कहेंगे, उच्छ्वास। पूछा जा सकता है छायावादी रचनाओं में इनकी प्रथम कविता कौन है, तो कविता जब पूछे जाएंगे तो गिरजे का घंटा होगा, और जब संग्रह पूछा जाएगा तो उच्छ्वास होगा। तो इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को लेकर के उच्छ्वास को। तो उच्छ्वास इनका छायावादी प्रमुख काव्य रचनाओं में से एक काव्य संग्रह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसकी रचना 1920 ईस्वी में की गई। इस तरह से जानकारी आपको हो गई होगी। अब दूसरी रचना का विस्तार हम आप करते हैं जिसका नाम है ग्रंथि। तो दूसरा पॉइंट है ग्रंथ से। ग्रंथ का मतलब एक गांठ होता है, और ग्रंथ जब लिखा होता, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता कभी भी कि ग्रंथ और ग्रंथ में क्या अंतर है। तो ग्रंथ का तात्पर्य पुस्तक से हुआ और ग्रंथ का तात्पर्य गांठ से हुआ। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट आपको याद करने होंगे। ये एक चैप्टर होता समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानकारी आपको इस पॉइंट से हो जानी चाहिए। तो अपेक्षा करता हूँ कि यह दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो ग्रंथ जो रचना है इसका भी 1920 ईस्वी में, यह भी एक काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह है। इसमें भी अनेक प्रकार के गीतों का संग्रह है। कहने का तात्पर्य इसमें दे दिया जाए क्या वर्णित है, इसमें पंत जी के असफल प्रेम का लिखित छोटा सा प्रबंध काव्य है। ध्यान दीजिएगा, इनके असफल प्रेम का लिखित एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। पूछा जा सकता है इनके असफल प्रेम का जो भी एक ग्रंथ लिखा गया, वर्ण लिखा गया, उसका नाम क्या है, तो रचना क्या होगी, ग्रंथ होगी। ध्यान दीजिएगा, यह रचना बेप्रलंब श्रृंगार रस में रचित है। तो यह रचना विप्रलंब श्रृंगार रस में रचित है। आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि वास्तव में ग्रंथ में कौन सा रस है, तो ग्रंथ में जो रस लिखा गया है वो कौन सा रस है, विप्रलंब श्रृंगार रस है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि श्रृंगार रस प्रधान इनकी रचना कौन है, वो भी कौन, विप्रलंब श्रृंगार रस, तो ग्रंथ ही होगी। तो इस तरह से उच्छ्वास में आपने देखा और ग्रंथ में। अब आइए चर्चा करते हैं तीसरी रचना वीणा। तो एक एक की जब हम आप व्याख्या कर लेंगे तो सारी चर्चा पर चर्चा आपके लिए सरल हो जाएगी और परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चाहे यूपीएसआई हुआ, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हुई, इन सब से क्वेश्चन कभी कभी इनके विस्तार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है वीणा, 1927 ईस्वी में। इसमें अनेक कविताओं का संकलन है। अनेक कविताओं का इसमें क्या है, संकलन है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वीणा काव्य संकलन को, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वीणा काव्य संकलन को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन किया जाता है कि प्रकृति की चित्रशाला किस रचना को पंत जी की कहा जाता है। तो प्रकृति की चित्रशाला रचना वीणा को कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। इस तरह से आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वीणा कैसी रचना है, ये प्रकृति की चित्रशाला कही जाने वाली रचना है जिसमें अनेक कविताओं का क्या है, संकलन है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला देखते हैं पल्लव। तो अपेक्षा करता हूँ वीणा, ग्रंथ, ये सभी पॉइंट और उच्छ्वास ये धीरे धीरे आप लोग कंठस्थ कर लेंगे
और आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए चर्चा करते हैं अगली रचना। अगली रचना का नाम है पल्लव। आइए पल्लव की बात करते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चौथा पॉइंट है पल्लव। छायावादी रचनाओं में चौथी रचना है क्रमवत पल्लव, जिसकी रचना 1928 ईस्वी में हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। अब एक नया क्वेश्चन फिर तैयार हुआ कि सुमित्रानंद पंत की वह कौन सी रचना है जो छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो उस रचना का नाम क्या होगा मित्रों, उस रचना का नाम हो जाएगा पल्लव। तो पल्लव बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसे पंत ने कल्पना के बिहवल का बाल कहा है। पंत ने कल्पना का बिहवल बाल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन किया जा सकता है कि पल्लव इनकी कैसी रचना है। तो पल्लव इनकी वास्तव में प्रकृति से संबंधित कुछ बातें इसमें संबंधित की गई हैं और इसकी भूमिका इतनी अद्वितीय है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका यहाँ से होता है। इसमें भाषा रस छंद अलंकार से संबंधित बहुत ही अद्वितीय रचना मान ली जाती है, जिसमें प्रकृति से संबंधित लगभग 40 पृष्ठों में इसका वर्णन हुआ है। किसका, पल्लव का। तो इस तरह से जानकारी हम करते हैं। अगली रचना जिसका नाम है छायावाद से संबंधित अंतिम रचना जिसका नाम गुंजन है। तो आइए गुंजन की बात करते हैं। गुंजन में क्या बातें छिपी हैं, कैसे तथ्य इसमें वर्णित किए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। अंतिम काव्य संग्रह है छायावाद से संबंधित 5वां गुंजन। इसकी रचना 1932 ईस्वी में। यह भी एक काव्य संग्रह है। इसमें क्या क्या बातें छिपी हैं, इसमें क्या क्या वर्णित हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण ये है, गुंजन काव्य संग्रह पंत का अंतिम काव्य संग्रह है। अंतिम छायावादी कर दीजिएगा, अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। तो अंतिम छायावादी काव्य संग्रह इनका कौन है, गुंजन है, जिसकी रचना कब 1932 ईस्वी में की गई। और इसमें क्या पॉइंट छिपा है, गुंजन को छायावाद व प्रगतिवाद का संधि स्थल। संधि स्थल का मतलब जोड़ने वाला स्थल। एक बार छायावाद तो चल ही रहा है, छायावाद जहाँ व्यतीत होता है अर्थात 1936 में व्यतीत होता है, तो कहने का तात्पर्य है 1936 पहले रचना हो गई। तो ये छायावाद से किसको जोड़ रही है, प्रगतिवाद को। तो यानी छायावाद व प्रगतिवाद का यह क्या है, संधि स्थल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जहाँ छायावाद अंत होता है, प्रगतिवाद का आरंभ होता है, उसी के बीच की कड़ी की जो रचना मानी गई है इनकी गुंजन। तो मित्रों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर पूछा जाए
सुमित्रानंदन पंत का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह कौन है? उच्छ्वास। और छायावादी रचनाओं में काव्य संग्रह में अंतिम काव्य संग्रह कौन है? कौन होगा? गुंजन। आपसे पूछ लिया जा सकता है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता कौन है? तो इनकी प्रथम कविता उच्छ्वास में एक वर्णित कविता है जिसका नाम है गिरजे का घंटा। अब तो हमें लग रहा है कि आप लोग इस पॉइंट को सीख चुके होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं प्रगतवादी रचनाएं। ये तो इनकी छायावादी रचनाओं से संबंधित कुछ व्याख्या रही। और अगला पॉइंट चलते हैं सुमित्रानंदन पंत के कुछ रचनाओं को लेकर के जो प्रगतिवादी रचनाओं के रूप में जानी जाती हैं। देखिए क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा इनकी कौन छायावादी रचना है और कौन प्रगतिवादी। तो छायावादी रचना में आपने क्या क्या देखा? उच्छ्वास देखा, आपने देखा ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव और गुंजन, ये क्रमवत रचनाएं थी। अब आइए चलते हैं पंत की प्रगतिवादी रचनाएं। तो इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में मुख्यतः 3 रचना। तो आइए इन 3 की पहले बात कर लेते हैं। 3 हैं क्या प्रगतिवादी रचनाओं में? मैंने पूर्व क्लास में बताया भी था। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। इस तरह से इनकी ही 3 रचनाएं मुख्यतः प्रगतिवादी रचनाओं में आती हैं। इसकी रचना इन्होंने किया था 1936 ईस्वी में, इसकी रचना 1939 ईस्वी में और अगली की रचना 1940 में। इस तरह से ये पॉइंट हो गए युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में हो जाती हैं। सब पंत की ही रचनाएं लेकिन ये प्रगतिवादी रचनाओं में आ जाती हैं। अब आइए एक की थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, क्या क्या तथ्य इसमें वर्णित हैं। ध्यान दीजिएगा। पहली रचना युगांत, प्रगतिवाद से संबंधित 1936 ईस्वी में वर्णित है। चर्चा इसमें क्या की जानी चाहिए? इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे छायावाद की मृत्यु घोषणा पत्र, बहुत महत्वपूर्ण। छायावाद की मृत्यु घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? वो है युगांत। यही सब क्वेश्चन है। और छायावाद की भूमिका के रूप में जो घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो रचना कहलाई थी उसमें आपने वर्णन किया था पल्लव को। लेकिन जब ये पूछा जाए छायावाद की मृत्यु घोषणा पत्र, अर्थात जहाँ छायावाद एकदम समाप्त हो गया हो और छायावाद के अंत में जो रचना की गई हो और प्रगतिवादी रचनाओं में आरंभ की गई हो वो युगांत है। तो युगांत को छायावाद की मृत्यु घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बापू के प्रति जैसी महत्वपूर्ण शीर्षक कविताएं संकलित हैं। तो इसमें बापू के प्रति जैसे महत्वपूर्ण शीर्षक कविताएं क्या हैं? संकलित हैं। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है बापू के प्रति जो इनकी शीर्षक कविता है किसमें संकलित है? वो किसमें संकलित है? युगांत में संकलित है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है आपके सिलेबस से लेकर के। तो इस तरह से इसमें भी छायावादी कुछ महत्वपूर्ण रूप दिखाया गया है जिसमें प्रगतिवाद के उदय का भी वर्णन किया जाता है। वो कौन सी रचना है? युगांत। अब आइए चलते हैं युगवाणी की तरफ। अब युगवाणी में क्या है? अर्थात युग की वाणी। तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से संबंधित जो भी
उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों का इसमें क्या है, वर्णन है। तो आइए इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है युगवाणी। युगवाणी में क्या तथ्य वर्णित है, चर्चा किया है 1939 ईस्वी में। ये भी काव्य संग्रह ही है। इसमें महात्मा गांधी व कार्ल मार्क्स के उपदेश से संबंधित विषय का वर्णन हुआ है। तो महात्मा गांधी व कार्ल मार्क्स जो भी उपदेश रहे, उनके उपदेश से संबंधित जो वर्णन विषय वर्णित किए गए हैं वो किसमें है, युगवाणी में। तो इस तरह से युगांत, युगवाणी, और अगली रचना है ग्राम्य। आइए ग्राम्य में देखते हैं क्या बातें छिपी हैं, क्या तथ्य वर्णित हैं मित्रों। तो जानकारी आपको अवश्य हो रही होगी, और आप लोग प्रत्येक दिन जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं हिंदी से संबंधित या और विषय वस्तु से संबंधित, उस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे जा करके और द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट सर्च करके आप प्लेलिस्ट में अपने अपने विषय को पढ़ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, ग्राम्य। इसकी रचना 1940 में लिखी गई, और यह भी एक काव्य संग्रह है। यह भी एक क्या है, काव्य संग्रह है। इसमें मजदूरों या किसानों से संबंधित कुछ घटनाएं वर्णित हैं। अर्थात क्वेश्चन किया जा सकता है, ग्राम्य में मजदूरों व किसानों से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें चरखा व आँखें, शीर्षक कविताएं संकलित हैं। तो अपेक्षा करता हूं कि प्रगतवादी रचनाओं में मुख्यतः 3 रचना है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत की रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में, और युगवाणी की रचना इन्होंने किया था 1939 ईस्वी में, और ग्राम्य की रचना 1940 ईस्वी में किया था। तो कहने का तात्पर्य है ये प्रगतवादी रचनाएं हैं। इसके पहले की जो रचनाएं थी वो छायावाद की प्रमुख रचनाएं थी, छायावाद काल से संबंधित प्रमुख रचनाएं थीं, जिनमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये रचनाएं थीं। अब आइए चर्चा करते हैं अंतश्चेतनावादी रचनाएं या अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो इस तरह से आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग मेहनत से अपने घर पे रह करके संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पढ़ रहे होंगे। तो UPSSC या UPSI या TGT PGT से संबंधित जो भी रचनाएं बन करके एग्जाम में आती हैं, यह रचनाएं अवश्य आप लोग देखिएगा, जिसमें सुमित्रानंदन पंत से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य है अंतस चेतनावादी रचनाएं, पंत की प्रमुख रचनाएं। इसमें भी 4 रचनाएं थीं। चारों रचनाओं का थोड़ा पहले नाम देख लेते हैं।
स्वर्ण किरण नाम था, अगला स्वर्ण धूल नाम था, और अगला स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ और युगांतर। ध्यान दीजिएगा, प्रगतवादी में जो रचना थी युगांत युगवाणी, लेकिन यहाँ युगपथ और युगांतर है, ये अंतश्चेतनावादी है। कहीं आप लोग इसको उठा करके अगर प्रगतवाद में रख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी रचना के समय देख लेते हैं। रचना के समय में आइए वर्णन कर देते हैं 1947 अर्थात आज़ादी की रचना। ये दोनों रचनाएं 1947 से हैं और ये दोनों रचनाएं 1948 ईस्वी से हैं। तो इस तरह से 47-48 ईस्वी में ये वर्णित रचनाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ और युगांतर। इसमें स्वर्ण किरण जो है ये भी एक काव्य संग्रह है, इसमें भी छोटी छोटी रचनाएं हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितनी कविताएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए पहला पॉइंट देखते हैं स्वर्ण किरण से। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में लिखा गया, यह इनका एक काव्य संग्रह है। अब इसमें वर्णन कर देते हैं, जिसमें कुल 48 शीर्षक कविताएं संकलित हैं। 48 शीर्षक कविताएं संकलित हैं। तो इसमें कुल कितनी शीर्षक कविताएं संकलित हैं? इसमें कुल 48 शीर्षक कविताएं संकलित हैं। वो किसमें? स्वर्ण किरण में। आइए और भी बातें इसमें देख लेते हैं। इसमें दो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक का नाम है स्वर्णोदय और एक का नाम है वर्णोदय। ये ध्यान दीजिएगा। आइए चर्चा कर देते हैं। इस कविता में स्वर्णोदय और एक है अशोक वन। अशोक वन महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण किरण जो रचना है इसमें कुल 48 शीर्षक कविताएं हैं, जिसमें स्वर्णोदय और अशोक वन ये महत्वपूर्ण कविताएं इसमें क्या है? संकलित हैं। इस तरह से स्वर्ण किरण की जो बात की जाएगी, इसमें वर्णन सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक परंपरा रीति रिवाजों को लेकर के इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। सेम वही पॉइंट स्वर्ण धूल में भी है। तो स्वर्ण किरण का जो दूसरा रूपांतरित या उत्तर रूप होता है वो किस में जाता है? स्वर्ण धूल में जाता है, अर्थात दोनों में मिलती जुलती घटनाओं का वर्णन हुआ है। अब आइए छोटी सी बात कर लेते हैं। स्वर्ण धूल और स्वर्ण किरण में बातें तो एक ही हो जाएंगी। युगपथ की बात कर लेते हैं। तो आइए युगपथ में देखते हैं क्या बातें छिपी हैं। युगपथ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चर्चा की जाए युगपथ की। इसमें क्या तथ्य छिपे हुए हैं? तीसरा पॉइंट है युगपथ। इसकी रचना 1948 ईस्वी में। ये भी एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। इसमें महात्मा गांधी के निधन, महात्मा गांधी के निधन के उपरांत उनके पूर्ण स्मृति का वर्णन हुआ है। और एक बात, युगपथ काव्य संग्रह में
श्रद्धा के फूल, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, श्रद्धा के फूल शीर्षक कविता संकलित है। तो मित्रों, इस तरह से युगपथ में महात्मा गांधी से ही संबंधित उपदेशों का वर्णन है, और जिसमें श्रद्धा के फूल एक महत्वपूर्ण कविता भी वर्णित है। इससे भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी युगपथ का उत्तर रूप युगांतर में हो गया। युगांतर क्यों रखा गया? अर्थात प्रगत युग का समाप्त हो जाना, उसके बाद अंतश्चेतनावादी को समाप्त करना, पुनः नव मानवतावादी को इंगित करना, वही युगांतर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस तथ्य को भी हम आप सोचे समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। तो अंतश्चेतनावादी रचनाओं में 4 रचना महत्वपूर्ण इनकी हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ और युगांतर। ये इनकी 4 रचनाएं किसमें आएंगी? ये इनकी 4 रचनाएं आएंगी अंतश्चेतनावादी रचना में। अब हम आप चर्चा करेंगे इनके अंतिम रूप यानी चौथे भाग को। पहला तो आपने छायावादी रचना देखा, दूसरा प्रगतिवादी रचना, तीसरा अंतश्चेतनावादी रचना, और अगला देखेंगे नव मानवतावादी रचनाएं। तो आइए चर्चा करते हैं चौथे पॉइंट की ओर, नव मानवतावादी रचनाएं। इसमें कई रचना है, लेकिन मुख्यतः 5 रचना को ही हम देखेंगे। 5 रचनाओं का क्रम थोड़ा देख लेते हैं, कुछ इस टाइप के हैं। उत्तरा 1949 ईस्वी। अगला अतिमा 1955 ईस्वी। अगला कला और बूढ़ा चांद, ये 1959 ईस्वी। और अगला लोकायतन 1964 ईस्वी। और चिदम्बरा लिखा तो गया पहले, लेकिन प्रकाशन बाद में हुआ। लिखा तो गया 1959 ईस्वी में ही। अब आइए थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो रचना है ये नव मानवतावादी रचनाओं में आती है। अगर इनको कोई कह दे छायावाद के अंतर्गत तो नहीं, प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं, अंतश्चेतनावादी के अंतर्गत नहीं। इनका जो वर्णन पंत जी ने किया है ये नव मानवतावादी रचनाओं के अंतर्गत किया है। तो नव मानवतावादी रचनाओं में 5 रचनाएं मुख्यतः उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा। अब आइए एक एक रचना को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला है उत्तरा, 1949 ईस्वी में इसकी रचना हुई। इसमें क्या वर्णित है? इसमें गीत विहग अर्थात वियोगात्मक गीत, विहग गीत का संकलन है, जिसमें स्वाधीनता, सार्वभौतिकता, आध्यात्मिक वैभव, आदि का वर्णन है। इस तरह से मित्रों उत्तरा 1949 ईस्वी में लिखी गई एक
गीत विहग काव्य संकलन है जिसमें स्वाधीनता, सार, भौतिकता और आध्यात्मिक वैभव का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। आइए चर्चा करते हैं अतिमा की ओर। अगली रचना जो अतिमा है, उत्तरा से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसके अंतर्गत क्या वर्णित है इसका वर्णन बहुत कम पूछा जाता है। जिसका वर्णन पूछा जाएगा उसे हम आपसे विशद व्याख्या जरूर करवाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। अगला है अतिमा। अतिमा में क्या बातें छिपी हुई है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अतिमा 1955 ईस्वी में बहुत ही तथ्य है। इस काव्य संग्रह में यह धरती कितना देती है, आप लोग इस कविता को पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस में। यह कविता कितना देती है, शीर्षक कविता का संकलन है। कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है, यह धरती कितना देती है, इस कविता का संकलन किस में हुआ है, तो अतिमा में किया गया। कब? 1955 ईस्वी में किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चर्चा पर चर्चा आपसे बराबर की जानी चाहिए और एक एक शब्दों या एक एक वास्तव में रचना को जब थोड़ा सा विशद व्याख्या सहित पढ़ लेंगे तो आपके मन पटल पर याद हो जाएगा और हमेशा व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगा। अगला है तीसरा पॉइंट है इसमें, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, इसकी रचना 1959 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन करके आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस रचना पर 1960 ईस्वी में पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कला और बूढ़ा चांद रचना पर। इसकी रचना 1959 में जरूर हुई, लेकिन एक वर्ष के पश्चात अर्थात 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से संवारा गया है। तो ये भी पॉइंट आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है लोकायतन। तो आइए चर्चा कर देते हैं लोकायतन से। जहाँ जहाँ से मेन पॉइंट पूछा जाएगा उस पॉइंट को आप लोग जरूर देखिएगा। कला और बूढ़ा चांद में भी वास्तव में मानव को लेकर के प्रकृति का चित्रण किया गया है। आइए अगला पॉइंट है लोकायतन। उन्नीस 1964 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा लोकायतन में क्या वर्णित है। इसे कुछ लोग कहते हैं या एक खंड काव्य भी है। जिसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह महात्मा गांधी, बहुत महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है। तो क्वेश्चन एक आता है कि महात्मा गांधी के जीवन के आधारित कौन सी रचना मानी गई। महात्मा जीवन के चरित्र पर आधारित जो रचना है वो कौन है? लोकायतन है। लोकायतन महात्मा गांधी से संबंधित रचना है। वास्तव में जब रूस में घूमने टहलने गए थे महात्मा गांधी, तो इसके हर्ष पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इसी रचना पर मिलता है। तो क्वेश्चन किया जा सकता है, ये चर्चा करते हैं। इसी रचना पर पंत को
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन किया जा सकता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पंत को किस रचना पर मिला था? तो पंत को लोकायतन रचना पर मिला था, जो महात्मा गांधी के जीवन यात्रा या कल्पना शक्ति से संबंधित रचना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कुछ खंडकाव्य, तो खंडकाव्य वास्तव में जिले से संबंधित दिए जाते थे। तो आपके फैजाबाद जिले से संबंधित जो भी हाई स्कूल में खंडकाव्य बना था वो लोकायतन था ही। तो इस तरह से जानकारी आपको हो जानी चाहिए। यहाँ से भी अंतिम पॉइंट आते हैं चिदम्बरा पर। पांचवा पॉइंट है चिदम्बरा। 1959 ईस्वी में 58 में पहला इसका रूप निकाला गया, दूसरा संशोधित रूप 59 ही मान्य है। अब आइए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 196 कविताएं हैं। कितनी कविताएं? 196 कविताएं संकलित हैं। तो 196 कुल कविताओं का जो संकलन हुआ है किसमें? चिदम्बरा में। अच्छा, चिदम्बरा में है क्या? चिदम्बरा में वास्तव में आध्यात्मिक धार्मिक कला पक्ष का पंत जी ने क्या किया है? वर्णन किया है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने 1937 से लेकर के 1957 तक के संबंधित विकास से संबंधित जो भी बातें वर्णित किए हैं वो किसमें? चिदम्बरा में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी रचना पर पंत को 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात होगी तो इन्हें दिया गया था 1968 में। और चिदम्बरा रची कब गई? तो 1959 ईस्वी में। कुल इसमें 196 कविताओं का संकलन है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता कई तरीके से। इसमें विकास श्रेणी का क्रम कब से कब तक इन्होंने? तो 37 से 57 तक वर्णन किया है। तो थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा यहाँ से की गई थी। तो इस तरह से आप देख रहे थे सुमित्रानंदन पंत के प्रमुख काव्य रूप, और काव्य रूप को 4 भाग में बांटा गया था। 4 भाग के नाम क्या क्या थे? 4 भाग के नाम थे भैया इनके छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और अंतश्चेतनावादी रचनाओं से संबंधित युग आपने देखा इनके, और नवमानवतावादी रचना से संबंधित। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाओं में अगला जो पॉइंट आएगा उसका नाम है कहानी। तो कहानी में केवल इन्होंने एक कहानी लिखा था जिसका नाम था 5 कहानियां। क्या नाम था? 5 कहानियां। ये कहानी संग्रह, इसकी रचना 1938 ईस्वी में। यह कहानी संग्रह है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका एक कहानी संग्रह जिसका नाम क्या है, उसका नाम क्या होगा? 5 कहानियां। तो अब पॉइंट चलते हैं अगले टर्न की ओर। अगला उपन्यास है। ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। इन्होंने केवल एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था हार। क्या नाम था? हार। ये 1960 ईस्वी में इन्होंने हार नामक केवल एक उपन्यास लिखा था। और ध्यान दीजिएगा, इनकी एक आत्मकथा है। अगला पॉइंट है आत्मकथा। आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन।
1960 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो 1960 ईस्वी में इन्होंने एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम क्या था, 60 वर्ष एक रेखांकन। इस तरह से इन्होंने कहानी में 5 कहानियाँ केवल लिखा, जो कहानी संग्रह है। उपन्यास में केवल एक उपन्यास है जिसका नाम हार है, और आत्मकथा में 60 वर्ष का एक रेखांकन, ये इनका आत्मकथा है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ अनेक शीर्षक कविताएं जो महत्वपूर्ण है उसको अलग लिखा दे रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे कि सुमित्रानंदन पंत की अन्य प्रमुख रचनाएं या अन्य प्रमुख कविताएं। तो सुमित्रानंदन पंत की अन्य प्रमुख कविताएं। अब ये शीर्षक कविता है जिसमें परिवर्तन नाम है। ये भी क्वेश्चन आता कभी कभी, परिवर्तन किसकी शीर्षक कविता है? तो सुमित्रानंदन पंत की कविता है। अगला, जग जीवन में जो चिर महान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। अगला, 15 अगस्त सन 1947, ये भी इनके एक शीर्षक कविता है। अगला पॉइंट, मछुए का गीत, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं किससे संबंधित हैं। किस तरह से? परिवर्तन, जग जीवन में जो चिर महान, 15 अगस्त 1947, मछुए का गीत, ये महत्वपूर्ण इनकी कविताएं होंगी। तो सुमित्रानंदन पंत से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक हैं उस पॉइंट को मैंने पढ़ा दिया है। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसे पढ़ करके अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, और आप लोग YouTube चैनल पर द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट को सर्च करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दे दी गई है अलग अलग विषय वस्तु की, आप लोग YouTube के माध्यम से पढ़िएगा। पढ़ करके आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।